यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है मिसलिनियस का, द रिलेशन अच्छा पहले से बोल दे रिलेशन, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स। रिलेशन क्यों होगा वो भी हम समझेंगे। आपको तो पता ही है रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन में हमेशा एक वैल्यू की यूनिक इमेज मिलती है और सारी सबकी इमेजेस अवेलेबल होती है। तो ये रिलेशन क्यों बोल रहा है समझते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। द रिलेशन एफ is defined by f of x is equal to x square। अच्छा f of x x square है, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में चलती है तो समझने के लिए काम करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि 0 से 3 तक कोई नंबर सिलेक्ट करोगे तो अगर ये नंबर आपका x था तो आपको आउटपुट x स्क्वायर मिलने वाला है, f of x x स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है। और 0 भी लेना है, हाँ 0 भी लेना है, और क्या 3 भी लेना है, हाँ 3 भी लेना है। तो 0 से 3 के बीच में 0 3 इंक्लूड करके आपकी डेफिनेशन चलती है एक्स स्क्वायर, अच्छी बात है। 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 से लेके 10 तक के लिए जो डेफिनेशन चलेगी वो चलेगी ट्रिपल एक्स 3x। तो जो भी आपका नंबर होगा यहाँ पे आप इसमें डाल दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। 4 के लिए 12 आ जाएगा, 5 के लिए 15 आ जाएगा, 6 के लिए 18 आ जाएगा, 7 के लिए 21 आ जाएगा, 10 के लिए 30 आ जाएगा। ऐसी डेफिनेशन आपने बनाई हुई है, ठीक है। फिर बोला है द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x, फिर एक g ऑफ x डिफाइन कर दिया। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक ये x स्क्वायर है, ठीक है। और 2 से आगे 10 तक, 2 से आगे 10 तक ये चलता है 3x, ये भी ऐसे कुछ है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो इनके इंटरवल्स थे वो चेंज कर दिए, मतलब पहले 0 से 3 तक बोला था और दूसरे वाले में 0 से 2 बोल दिया और फिर 2 से 10 कर दिया। बात तो वही है 0 से 10 तक का डेफिनेशन, लेकिन उन्होंने ब्रेक कर दिया इंटरवल को, डेफिनेशन किसी पॉइंट पे चेंज करिए। शो दैट f इज अ फंक्शन, ये f था तो ये फंक्शन है, ये प्रूव करना है, ये शो करना है, नॉट प्रूव, शो करना है। और ये जो है g इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये शो करना है, अच्छी बात है। तो एक बार आप खुद सोचो कि फंक्शन ना होने का क्या 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 प्रॉब्लम होता है। कोई रिलेशन फंक्शन तभी नहीं हो पाता क्योंकि अगर एक ही वैल्यू की डबल डबल इमेज मिल जाए तो ये फंक्शन नहीं हो पाता, फिर वो रिलेशन ही रह जाता है। ऊपर से इधर अगर कुछ छूट जाए, कुछ अगर यहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाए, कुछ लेफ्ट आउट हो जाए तो ये फंक्शन नहीं बन पाता, अदरवाइज फिर ये रिलेशन नहीं रहता है। और अगर ऐसा कुछ भी छूटा नहीं है और सबकी यूनिक इमेजेस हैं तो फिर ये फंक्शन बन पाता है। अग्री विद मी? ये कितना क्लियर हो रहा है? जो बताया था वही बताया मैंने आपको। यस सर। परफेक्ट। तो बोला ये शो कीजिए कि जो f है वो फंक्शन है और जो g है वो फंक्शन नहीं है। अच्छा, तो डेफिनेटली इन दोनों में से कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, या तो ये या फिर ये। चलो देखते हैं, पहले खुद एनालाइज करते हैं, बाद में लिखते हैं क्या लिखना है इसके अंदर, पहले खुद सोचते हैं। बेटा आप मुझे इतना बताइए कि अगर मैं 0 से लेकर 3 तक की कोई भी वैल्यू ले लूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो किसी भी एक नंबर के दो दो स्क्वायर होते हैं क्या? कि 1 का स्क्वायर किया तो 5 भी आया, 6 भी आया, ऐसा होता है क्या किसी का? नो सर। ऐसा कभी नहीं होता, नो क्योंकि सर। स्क्वायर फंक्शन तो यूनिक होता है हमेशा। एक नंबर डालोगे एक नंबर मिलेगा, एक नंबर डालोगे एक मिलेगा, हमेशा यूनिक मिलेगा। अच्छा, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। 3 से लेके 10 तक अगर कोई डालोगे, 3 से लेके 10 तक, तो उसका 3 टाइम्स करना है। तो यार 3 टाइम्स करना है तो अगर नंबर x यूनिक है तो उसका ट्रिपल भी तो यूनिक ही होगा। मतलब 3.1 3.2 3.4 कोई भी नंबर डाल दो, उसका ट्रिपल करोगे तो आपको तो वैल्यू एक ही मिलने वाली, मल्टीपल वैल्यू मिलने नहीं वाली है। मल्टीपल वैल्यू नहीं मिलने वाली है क्योंकि हर नंबर के लिए हम ये बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। ये तो आपका नॉर्मल सा फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया। इसमें तो आपको मालूम है कि एक वैल्यू डालोगे x की तो एक ही वैल्यू मिलेगी, मल्टीपल वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर x बिलोंग टू 3 to 10 फंक्शन विल हैव अ यूनिक वैल्यू, फंक्शन की यूनिक वैल्यू आने वाली है। दैट्स व्हाई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो फिर ये दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है बेटा कि देखो ऊपर भी 3 पे इक्वल लगा हुआ है और नीचे भी 3 पे इक्वल लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ये? यस सर। यस सर। मतलब 1.3 पे फंक्शन की दो दो डेफिनेशन चल रही है। 3 अगर आपने डाला तो आपको उसकी 2 इमेज मिलेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने 3 डाला तो आपको 2 इमेज मिलेगी। अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली तो एक डेफिनेशन बोलता है कि x स्क्वायर कीजिए और एक बोलता है 3x कीजिए। लेकिन 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का ट्रिपल भी 9 होता है। इसका मतलब ये सेम ही हो गए। तो
तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 0 से लेके 10 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहां पे एक नंबर पे आपको मल्टीपल इमेज मिल रही है, इसीलिए पहला वाला एफ फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और बता रहा बेटा आपको ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसके लिए एक के डबल डबल वैल्यू मिल रही है, डबल मल्टीपल वैल्यू मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई नंबर छूटा नहीं है, क्योंकि 0 से लेके 10 तक ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिससे एक्स स्क्वायर को दिक्कत हो जाए। क्या दिक्कत हो जाए भैया? वो अनरियल बन जाए या नॉट डिफाइन हो जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब सबके लिए डिफाइन है और ऊपर से यूनिक वैल्यू मिल रही है, दैट्स वाई फंक्शन तो होगा। तो एफ इज अ फंक्शन, ये तुमको दिखाना था। लिखते हैं इस चीज को, डोंट वरी। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोला मैंने? ये समझ में आ रहा है? यस सर। सर लेकिन अगर आप 2 पे सोचोगे, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, मतलब पार्ट 2 में आओ, तो 2 के ऊपर भी देखो, ऊपर इक्वालिटी लगी हुई है और नीचे भी इक्वालिटी लगी हुई है। जैसे मैंने ये बताया कि 0 से लेके 2 में, 0 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर के अंदर हमेशा आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपने 0.5 डाला और आपको दो नंबर मिल गए। यूनिक इमेज आएगी। 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, हर नंबर का अलग अलग होगा। एंड इनफैक्ट कहीं भी किसी नंबर के 2 स्क्वायर नहीं हो सकते। ये एक नंबर ऐसा है जिसके 2 स्क्वायर चलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, एक ही स्क्वायर होता है। स्क्वायर करने से यूनिक नंबर ही मिलता है, मल्टीपल वैल्यू नहीं मिलती है। और 2 से लेके 10 तक का कोई भी नंबर डालोगे, उसका आपको ट्रिपल करना है, तो ट्रिपल करने से भी यूनिक वैल्यू मिलेगी। दिक्कत तो यहाँ भी नहीं है, दिक्कत सिर्फ 2 पर है। क्योंकि अगर तुमने अगर तुमने 2 डाला, अगर तुमने 2 डाला तो एक डेफिनेशन कहती है 2 का स्क्वायर कीजिए 4, और एक कहती है ट्रिपल कीजिए 6। तो बताइए 2 की कितनी इमेज हो गई? 2 की 2 दो। इमेज हो गई। कहानी खत्म। 2 की 2 इमेज हो गई, इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाएगा? मतलब एक रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि या तो मल्टीपल इमेज होगी या फिर कुछ नंबर छूट जाते होंगे डोमेन के अंदर। ऐसा छूटने वाला तो कोई कहानी नहीं है, मल्टीपल वैल्यू वाली कहानी है। तो हम इसको लिखेंगे। समझ में आ गया आपको कैसे करना है क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम की सर मालूम ही नहीं पड़ा क्या हो गया ये? किसी बच्चे को दिक्कत की सर क्या हो गया ये मालूम ही नहीं पड़ा? चले आगे फिर समझाओ कैसे लिखना है इसको। यस सर। ओके चलिए लिखते हैं। अभी हमको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में होती है, और 3x अगर x की वैल्यू 3 से 10 होती है। तो हमें मालूम है कि फॉर x लाइंग बिटवीन 0 से 3, x स्क्वायर विल बी यूनिक। x स्क्वायर विल बी यूनिक फॉर ऑल x। हर वैल्यू के लिए x स्क्वायर की वैल्यू यूनिक आने वाली है। अपनी भाषा में लिखना है बस, है ना? अपनी भाषा में लिखना है कि x square will be unique for all x and f of x is defined for all x। कब की बात कर रहे हैं? 0 से 3 के बीच की बात कर रहे हैं। 0 से 3 में x स्क्वायर की वैल्यू यूनिक हर वैल्यू के लिए यूनिक आएगी x के लिए, और एफ एक्स डिफाइन भी होगा हर वैल्यू के लिए। एंड फॉर x लाइंग बिटवीन 3 से लेके 10, x लाइंग बिटवीन 3 से लेके 10, 3x will be unique। 3x will be unique, 3x भी यूनिक होगा for all x, हर वैल्यू x के लिए। and f of x is equal to 3x is defined for all x, सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है। therefore f of x is फंक्शन। क्योंकि या ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेशन जो था आपका f, लिखेंगे एज, ये एक्स्ट्रा लिख दिया अपन ने, एज रिलेशन एज यूनिक इमेज फॉर ऑल x इन दी डोमेन के अंदर जितने भी x है उनके लिए यूनिक इमेजेस हैं। एंड साथ में एंड उसके बाद ऑल values of x has a image, therefore relation R is a function। कंडीशन क्या होती है? यूनिक आनी चाहिए और सबकी इमेज अवेलेबल होनी चाहिए।
तो यूनिक इमेज आ रही है और सभी के लिए ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इमेज सबकी इमेज अवेलेबल है, दैट्स व्हाई रिलेशन आर क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? sir. और अगली बार हम ये लिख Yes, देंगे, sir. अगली बार में ये लिख देंगे कि जी की अगर बात करेंगे, from observation we can say x for x equal to 2 we have two images, therefore this relation is not a function। ये भी लिखते हैं अपन, डोंट वरी। तो लिखते हैं आगे कि सर एक मिनट बैक लिख, हाँ बेटा मैं लिखवाता हूँ डोंट वरी, हाँ, पहले okay. पहले समझ लो। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ये भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में है, और ये लिखा हुआ है 3x अगर एक्स की वैल्यू 2 से लेके 10 के बीच में है। अच्छी बात है। तो दिख गया कि भैया 2 डालोगे तो स्क्वायर भी चल रहा है, यानी 4 आ रहा है, और 2 डालने पे 3x भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस रिलेशन has two definition for x equal to 2। x equal to 2 के दो डेफिनेशन है। so f of 2 is equal to x square, this implies 2 square, that is 4, and f of 2 is equal to 3x, that is 6। so 2 has different images। yeah, 2 does not has a unique image, 2 does not has unique image for x equal to 2, for x equal to 2 it does not have unique image, therefore relation G is not a function। that's it। समझ में आया बच्चों आपको इतना? समझ में आया बच्चों आपको इतना क्या करा मैंने? ये Yes, Yes, sir. sir. परफेक्ट। तो कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था मिसलिनियस का कि पहला वाला फंक्शन है, सेकंड स्लाइड। हाँ दिखाता हूँ बेटा, कुछ लोगों का फर्स्ट भी बाकी है, जिनका बाकी है लिख लीजिए, सेकंड भी दिखा दीजिए। सर हाँ बेटा हो गया। सर यहाँ पे नीचे रिलेशन एफ आएगा ना? अरे हाँ यार, रिलेशन ऑफ आर रिलेशन एफ आएगा, सही बात है। रिलेशन एफ इज अ फंक्शन, रिलेशन एफ इज अ फंक्शन, एफ की बात होगी ना। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? आपको कोई परेशानी नहीं है इसमें? नो सर। ओके चलिए आगे चले, आए नेक्स्ट स्लाइड पे। यस। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जीएफएक्स के बारे में लिखा हुआ है। रिलेशन हैज टू डेफिनेशन फॉर x इक्वल टू 2, f of 2 इक्वल टू, मतलब देखो हमेशा रखना मैथ्स के अंदर जितने भी हम आगे 11th में पढ़ेंगे, गलत प्रूव करना बहुत आसान है, गलत प्रूव करना बहुत आसान है कंपेयर टू सच प्रूव करना। मतलब कि फंक्शन नहीं है ये दिखाना बहुत आसान है, क्योंकि देखो एक भी एलिमेंट मिल गया तो दिखा दो, उस पर लिख दो कि देखो इसकी दो इमेज है, तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए तो बहुत आसान था, लेकिन देखो जब फंक्शन प्रूव करना होता है तो कहानी बहुत बड़ी लिखनी पड़ती है कि भाई ये यूनिक भी आ रहा है, सबके लिए इमेज अवेलेबल भी है, इसलिए फंक्शन हो पाएगा। यहाँ पे तो एक भी एलिमेंट मिला तो तुरंत प्रूव कर दिया। तो गलत प्रूव करना बहुत आसान होता है सच्चाई प्रूव करने से। मतलब थोड़ा फिलोसफी में नहीं जाते हैं अपन, बट फंक्शन की बात करते हैं, और मैथ्स में आगे हर जगह पे काम आएगा आपको कि अगर कोई पर्टिकुलर थिंग कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रही किसी चीज को, तो एक एलिमेंट को दिखाना ही काफी होता है। एक एलिमेंट को दिखा दीजिए कि देखो ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर रिलेशन पूरा फंक्शन कैसे कर पाएगा। तो ये हम अप्रोच आगे भी लगाएंगे, आपको 12th में भी काम आएगा जब आप आगे मल्टीपल चीजें पढ़ोगे। फंक्शन इन टू ऑन टू क्या होता है, वहां पे हम एक एलिमेंट को भी प्रूव कर देंगे ये गलत है, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब क्वालिफाई करता होगा तब लिखना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तब डिटेल लिख कर आनी पड़ती है कि देखो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है बेटा, चलें आगे, लिखिए सबने, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। यस
ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, निकाल दीजिए आप लोग खुद ही। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, अच्छी बात है, तो एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 कितना होगा? एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, क्या ही मजाक है। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 1.1 माइनस 1 हमें फाइंड करना है। आगे आंसर सबका? वन पॉइंट टू वन माइनस वन अपॉन 0.1, 0.21 अपॉन 0.1, हाउ मच? Sir, 2.1 answer. 2.8. 0.1। ऐसा 2 पॉइंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 2.1। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, तो वैसे ही मजाक कर लिया था। इस सीरीज में क्यों आया समझ में नहीं आया क्वेश्चन। चलें आगे। Yes. Yes, sir. ओके, देन यू हैव फाइंड, अच्छी तो क्वेश्चन कर चुके हैं शायद, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू, हाँ सर, हो गया। यस सर, ये हो गया। कल हो गया था। हो गया हो गया। यस सर। ओके, लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन समझाए थे, कुछ अगर दिक्कत लगेगी तो बता देना कि सर ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया था, तो फिर से कर देंगे डिस्कस। चलिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। ये भी हो गया, ये बाकी है, सर ये बाकी है। करिए, ट्राई कीजिए। अब बच्चों आगे आंसर। Yes, sir. f of x will assume real values for all x satisfying the condition. What condition? Can you tell me? क्या कंडीशन होनी चाहिए? डोमेन निकाल रहे हैं पहले। यस सर। हाँ, क्या कंडीशन? फॉर satisfying the condition x minus 1 greater than 0. Greater than 0. It's not or equal और to इक्वल Or टू equal यस to और 0. therefore x is more than equal to 1, therefore डोमेन क्या बन गया बच्चे? पिक्चर 1 to infinite. Oh, One से yes, infinite. 1 to infinite. ये आपका आंसर हो गया, पहला आंसर। अब रेंज निकालना है, रेंज निकालिए। हो गया सर। गुड बेटा, रेंज की बात करते हैं। y is equal to root over x minus 1। y square is equals to x minus 1 implies x is equals to y square plus 1। Plus 1. y square plus 1, तो बताइए बेटा, y square plus 1 ऐसा कोई दिक्कत इसके No, अंदर? sir. y नहीं। No, sir. लेकिन आपको मालूम है कि रूट की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? Not negative. हाँ। Positive.
रूट की वैल्यू कैसी होती है हमेशा नॉट नॉट नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं Not होती है। negative. तो इतना मालूम है कि y हैज टू बी व्हाट मोर देन और इक्वल टू, Sir, R plus. मतलब इसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें ऐसे। तो फुल आ रहेगा लेकिन वो करेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड y हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 0। तो दिस कंडीशन सेज y बिलोंग्स टू r या y कुड बी r, ऐसा बोल सकते हैं। इसके लिए आपको मिल गया r एंड y मोर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन बोलती है कुछ भी डाल दो यार, कुछ भी y कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन बोलती है कि y 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा बेटा? 0 से इनफाइनाइट 0 to infinite. और r पॉजिटिव R plus plus. r प्लस ऐसा बोल सकते हैं r माइनस r प्लस, सॉरी सिंपल r प्लस यूनियन 0, हाँ सर. या तो बोलिए r प्लस यूनियन 0. 0। यहाँ लिख दीजिए इस फॉर्मेट जो भी होगा 0 से बड़ा ही आएगा, 0 भी आ सकता है, बिल्कुल 1 डालो 0 आ जाएगा, उसके बाद आगे आएगा 0 से बड़ा। ठीक है बेटा, दैट इज डोमेन एंड रेंज। चलें आगे, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। कोई परेशानी लगती किसी बच्चे को तो बोल सकता है, हाँ? शर्माना नहीं, जो बच्चे बिल्कुल बोलते नहीं है प्लीज स्पीक अप, बोलिए। कुछ लोग एकदम युग युग यक्ष रज, यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. विप्रा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, तेज, तीर्थ, स्पर्श, एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? सब लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? नंदीश, मयूर, मैत्री, यस सर यस। आदेश, यस सर। ओके चलिए गुड। तो दिक्कत लगे तो बेटा इतना तो हमारा रिलेशन बन चुका है अब कि आप आराम से मुझे बोल सकते हैं नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज चुपचाप बंद बैठिएगा कि नहीं आया तो बोला नहीं, तो कुछ भी दिक्कत लगी तो बोलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आई थिंक ये भी क्वेश्चन हो गया था, मॉड ऑफ x माइनस 1। डोमेन इसका r आएगा। हाँ सर. यस सर ये हो गया। हाँ सर, हो चुका है. तो फिर से बताता हूँ कि इनको अपने को लिखने की जरूरत नहीं है कि हम पूरा पूरा इसको एक्सप्लेन करें कैसे आ रहा है, बिकॉज मॉड पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं और उनको भी पता है कि ये क्वेश्चन में बच्चा क्या लिख कर आएगा। तो ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे एक्सप्लेनेशन के पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो फिर आप मॉड के बारे में लिखिए, फिर मॉड ऑफ x माइनस 1 लिखिए, मैक्सिमम हो तो ग्राफ बना दीजिए। तो डेफिनेटली 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो कवर हो जाएगा, ग्राफ बना दिया और क्या चाहिए उनको। ठीक है, तो डोमेन इसका r हो जाएगा और रेंज मॉड का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 भी होता है, तो मॉड इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई बोल सकते हैं इसका रेंज जो आएगा 0 से इनफाइनाइट आएगा। चलिए हो चुका है वैसे क्वेश्चन, ये आगे चलते हैं। आई गेस ये भी शायद हुआ था कि नहीं? तो सर ये सर बात ये भी हो गया। हो गया. हाँ सर ये हो गया हो था। गया है, हो गया. आपने सिर्फ अंदर वाला पार्ट नहीं करा। हाँ मैंने इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, नहीं सर फॉर्म आपने, लेकिन यही था लेकिन मतलब यही बनता है. क्वेश्चन यही था। हाँ ये सर मतलब लेट f इज इक्वल टू लेट f इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है x, x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r, बी अ फंक्शन फ्रॉम r, r इनटू r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f का रेंज निकालना है। तो आई थिंक हो चुका है क्वेश्चन वाला। यस सर. रेंज इसका आया था 0 से इनफाइनाइट, 0 से और 0 भी आया था, 0 भी आया था, नहीं 0 से इनफाइनाइट नहीं, 0 से 1 आया था। 0 इंक्लूडिंग 0 से 1 आया था, 0 से 1 है हाँ, सर. 0 0 से से 1 है, 0 इंक्लूडिंग है और 1 एक्सक्लूडिंग. करेक्ट। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, याद नहीं आ रहा हो या फिर से कभी समझना हो तो बताइएगा। सर हाँ बेटा, सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दो ना. यहाँ लिखा हुआ है f इज इक्वल टू x, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा है कि तुम x डालोगे तुम्हें x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मिलेगा। ऐसे कैसे लिख दिया, बिकॉज याद करो मैंने फंक्शन में बताया था ये x होता है और ये f ऑफ x होता है, राइट। ऑर्डर्ड पेयर में ये x होता है तो ये f ऑफ x होता है, इसको बोलते हैं इमेज ऑफ x। मतलब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस बड़ी सी चीज को कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये मालूम पड़ा बेटा? यस x के लिए x स्क्वायर अपॉन दिस,
गिवन लिख दिया, गिवन गिवन है ये, एग्जामिनर को मालूम पड़े कहाँ से आ गई, गिवन है ये। तो हमें रेंज निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, y हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रेंज निकालने के लिए हमें x निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ y, x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा x निकालना है, x निकालना है, x निकालना है। तो y इज इक्वल टू एक्स वाली टर्म एक तरफ करी तो हमें मिल गया 1 माइनस वाई, तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और x की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी रूट ओवर y अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा कुछ मिल गया। और अब हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू y की एक्सेप्टेबल नहीं है या गड़बड़ कर देगी। तो मुझे मालूम है रूट आ रहा है, रूट आ रहा है, इसका मतलब मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या कंडीशन करनी पड़ेगी सिंप्लीफाई, कि अंदर जो भी रूट है y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। एंड y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इतना समझ में आया बेटा? रूट के अंदर कोई भी आता है तो पक्का 0 से बड़ा होना चाहिए। और नीचे लिख दिया y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 डाल दिया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी है, इसके बाद आप कैसे करते हो सॉल्व वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर इसको जनरलाइज तरीके से करना था तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस वाई का पॉजिटिव बना दीजिए। इस स्टेप में अगर दिक्कत लगे ना तो मुझे रोकिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने जेईई में क्या वाला मेथड फॉलो करा है। तो इस स्टेप के बाद अगर मैं कुछ भी फॉलो ना करूँ, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाऊं, कॉमन सेंस, मैं कोई इनइक्वालिटी का फंडा नहीं लगाता, मैं सिंपल कॉमन सेंस लगाता हूँ। तो कॉमन सेंस कहता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा आना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वो कब हो सकता है? ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, यस या फिर ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है। हाँ सर। बस, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अगर आपको इनइक्वालिटी वगैरह नहीं सॉल्व करनी है तो यू कैन से, इसके आगे आप लिख सकते हो बेटा अभी दिक्कत लगे तो रिक्वेस्ट है प्लीज जरूर बोलिएगा, है ना, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे हैं। कौन सा आपने यूज किया है, क्या आप कंफर्टेबल है, मुझे नहीं पता, ध्यान से देखिएगा। पहली मेथड अपनी नॉर्मली इनइक्वालिटी वाली कि y अपॉन 1 माइनस वाई, हमने ऊपर 1 माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 1 माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, नीचे स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बनने से नीचे नंबर पॉजिटिव हो गया। और अगर पॉजिटिव हो गया इसका मतलब है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का झंझट नहीं है कि चेंज करना है कि नहीं करना है। याद करो इनइक्वालिटी में हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपने दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई किया तो साइन कब चेंज होता है, जब वो नंबर नेगेटिव होता है। लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से साइन में फर्क नहीं पड़ता। याद आ रहा है? हमें नीचे वाले की इंफॉर्मेशन नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए हमने पहले उसको पॉजिटिव बना लिया। कैसे बनाया? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा हमने 1 माइनस वाई का, तो नीचे वाला पक्का पॉजिटिव बन चुका है। अब हम इसको वहां राइट भेज सकते हैं और 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो y इंटू 1 माइनस वाई इज मोर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। मालूम पड़ रहा है बेटा? यस सर। ये आपको समझ में आ रहा है? बाकी लोग जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, Yes, sir. Yes, sir. सर। Yes, sir. तो y इंटू 1 माइनस वाई इज मोर देन इक्वल टू 0 था, तो y इंटू वाई माइनस 1 किया, बिकॉज y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हो गया नेगेटिव। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक आ गया 0, एक आ गया 1, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। ये बनाने के बाद मुझे देखना है कि मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए। मुझे चाहिए लेस देन 0 वाला, मतलब कि ये वाला पार्ट। y 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 नहीं हो सकता ये तो हमने ऊपर ही लिखा हुआ है, y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई y बिलोंग्स टू व्हाट, y बिलोंग्स टू बोल सकते हैं, y बिलोंग्स टू y, या y का रेंज होगा 0 से लेके 1 तक। ये रेंज आएगा इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन करने का तरीका ये रहा। समझ में आया बच्चों? यस सर। इनइक्वालिटी आपको आती ही होगी सॉल्व करना ये वाली। इन केस अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि y अपॉन 1 माइनस वाई इज मोर देन इक्वल टू 0। तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव आ जाए तो 0 तो कब हो सकता है, पहले 0 वाला के अलग कर देते हैं, काम करते हैं कि y इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो y अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 0, यदि y की 0 वैल्यू पॉसिबल है। और अब एक काम करते हैं, y अपॉन 1 माइनस वाई मोर देन 0 रखते हैं। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव, और ऊपर वाला नेगेटिव
और नीचे वाला भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इससे आपको मिल क्या रहा है? इससे आपको मिल रहा है y 0 से बड़ा है और y 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ऐसा मिल रहा है आपको फिलहाल? यस और नो? 0 से बड़ा मतलब राइट साइड और 1 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। और ये कंडीशन क्या बोलती है? ये बोलती है y इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, और यहां से क्या मिलता है? y इज मोर देन 1। तो 0 से छोटा और 1 से बड़ा, ऐसा कोई कॉमन एरिया मिल रहा है? नहीं। नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन। इसका मतलब है यहाँ तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन जो होगा ये होगा 0 से 1 तक। ऐसे भी कर सकते थे, प्लस माइनस साइन को इंक्लूड करके। अदरवाइज इनइक्वालिटी करना आपको सॉल्व आनी चाहिए। इस रेंज निकालने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें? ये आपने पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ? सर हाँ बेटा। सर ये जो नेक्स्ट स्लाइड में ना y बिलोंग्स टू 0 1, तो सर उसमें 1 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा? 1 नहीं हो सकता ना बेटा, 1 अगर होगा तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। वो तो हम पहले लिख चुके हैं, देखो ध्यान से। y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 अगर हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब वो नॉट डिफाइन हो गया, वो तो हम पहले हटा देते हैं, राइट? यस सर। तो वो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। कोई दिक्कत बेटा इसमें रेंज निकालने में? ओके ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, 7th पे आते हैं। 7th में तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फंक्शंस को ऐड करना है। लेट f, g इज डिफाइंड फ्रॉम r to r। r to r मतलब क्या होता है? डोमेन भी r है और रेंज भी r है, मतलब आपको r पुट करना है और आपको वैल्यू भी r में से आ रही है। r to r डिफाइंड है, रियल फंक्शंस है। बी डिफाइंड एज f of x इज x plus 1। f of x एक फंक्शन दिया है जो x plus 1 के बराबर है। g of x एक फंक्शन दिया है जो 2x minus 3 के बराबर है। तो बताइए f plus g क्या होगा, f minus g क्या होगा और f by g क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, f plus g का मतलब होता है फंक्शन का एडिशन। तो गिवन क्या है? f of x इज x plus 1, g of x क्या है? 2x minus 3। तो हमने पहले बोल दिया f plus g of x, इसको ऐसे पढ़ते हैं, f plus g of x, मतलब इनको ऐड करना है। इसका मतलब है f of x plus g of x, वो नया फंक्शन बनेगा दोनों को ऐड करके। x plus 1 plus 2x minus 3, दिस गिव यू 3x minus 2। करेक्ट। फिर बोल दिया f minus g निकालिए, तो f minus g of x, f minus g of x मतलब दो फंक्शन का डिफरेंस, यानी आ जाएगा f of x minus g of x in the same order। What is f of x? f of x is x plus 1। What is g of x? g of x is 2x minus 3। सॉल्व कर लीजिए। So x plus minus 1, x plus 4 x करेक्ट, माइनस x plus 4। और फिर बोल दिया f by g निकालिए। तो f by g of x की अगर बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? x plus 1 upon 2x minus 3। x cannot be equal to 3 by 2। ये लिख कर आना है बेटा, है ना? क्योंकि मैंने बताया था रैशनल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, और नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये लिख कर आएंगे x cannot be equal to 3 by 2, क्योंकि हमने बोला हुआ था ना कि r to r डिफाइन है, तो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, तो 3 by 2 रियल नंबर होता है, वो हटाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि वो नहीं हो सकता। तो f by g of x is x plus 1 upon 2x minus 3, x cannot be equal to 3 by 2, क्योंकि 3 by 2 हुआ तो नीचे वाला टर्म 0 बन जाएगा। That's it, ये कुछ भी नहीं इसमें। तो ना रहा बच्चों? यस सर। ओके चलिए चलते हैं आगे। ये 7 क्वेश्चन था, सब लिख लिया आप लोगों ने? बाकी तो नहीं किसी का भी? ओके। सर वो f by gx फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा कि इतना? ना 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 ना, चलेगा चलेगा, फर्दर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, और वैसे भी ऊपर लीनियर नीचे लीनियर तो हम छोड़ सकते हैं, इतना ही लिख के, और फर्दर सिंपलीफाई नहीं करना है। ओके सर। ओके। ये बोलते हैं लेट f इज इक्वल टू, अच्छा लेट f इक्वल टू 1 1 2 3 0 1 -1 -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z। ऐसे कैसे z to z कहाँ से हो गया? ये तो आपने गिने चुने 4-5 एलिमेंट दे दिए, तो मतलब उसके एग्जांपल दिए हुए हैं कि f जो है वो 1 1 2 3 0 1 -1 -3 बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम z to z बाय दिस। एक फंक्शन डिफाइन करा हुआ है, फंक्शन डिफाइन करा हुआ है z to z डिफाइंड बाय दिस।
और उसके कुछ एलिमेंट्स हमको यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं, ऐसा कुछ। फंक्शन तो आपका एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी है, फॉर सम इंटीजर ए एंड बी डिटरमाइन ए एंड बी, हमें ए और बी फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आसान कैसे हो गया? कुछ भी नहीं करना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे? ध्यान से देखिए, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड, का मतलब होता है इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर डिफाइन है। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं डालनी है, तो आप ये नहीं बोलोगे सर 1/2 डाल देते हैं, 3/2 डाल देते हैं, बिकॉज हमने बोला है इंटीजर टू इंटीजर, मतलब यहाँ पे डोमेन भी हम इंटीजर रख रहे हैं और जो आउटपुट आएगा वो भी इंटीजर मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं, पॉइंट वाली वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये भी दिया हुआ है कि f के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, f के कुछ एलिमेंट दिए हैं 1, 1, 2, 3, 0, -1 और -1, -3। बेटा याद करो, जब मैंने आपको फंक्शन की स्टार्टिंग पढ़ाई थी और रिलेशन वगैरह पढ़ाया था, तो ये बताया था कि 1 की इमेज कौन 1, 2 की इमेज कौन 3, 0 की इमेज कौन -1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इमेज ऑफ 1 यानी इस 1 की अंडर f इज 1, इमेज ऑफ 2 अंडर f इज 3, इमेज ऑफ 0 अंडर f इज -1, ऐसे बोल सकते हैं। यस समझ लो इस चीज को, लिखना नहीं है, समझो। ये वही बोला है ना बेटा आपको कि पहला नंबर क्या है, पहला नंबर आपका x है, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपका fx है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में ये x होता है और ये fx होता है फंक्शन में। फर्स्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट डोमेन, डोमेन मतलब x, और ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट रेंज, रेंज मतलब fx। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ये रेड वाला पार्ट हटा दूं, इमेज ऑफ 1, 1 की इमेज कौन, मतलब भाई काम करो, मैपिंग कर लो आप, ऐसा हो तो मैप बना के देख लो, मैपिंग कर लो, दो सेट बना लो, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन करा हुआ है, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 3 है, 0 के लिए -1 है, -1 के लिए 3 है। इतना ही दिया है, बाकी दिया नहीं है। बाकी तो जनरल डेफिनेशन दिया है कि फंक्शन डिफाइन करा है f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b के हिसाब से, ये कुछ उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। मतलब गिवन ये है, देयरफॉर f ऑफ 1 कितना है बेटा 1, f ऑफ 2 कितना है 3, f ऑफ 0 कितना है -1, f ऑफ -1 कितना है -3। इतना हमको गिवन है, समझ में आ रहा है इसको? ये समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। बस ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि f ऑफ 1 1 है, मतलब आप एक काम कीजिए, इस 1 की वैल्यू इधर से इवैल्यूएट करिए a और b के टर्म्स में, फिर f ऑफ 2 निकालिए a और b के टर्म्स में, f ऑफ 0 निकालिए a और b के टर्म्स में, आपको तुरंत a और b मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, f ऑफ 0 या पहले लिखते हैं f ऑफ x, f ऑफ x अगर ax प्लस b है तो f ऑफ 0 का मतलब होगा a इंटू 0 प्लस b, इसका मतलब हो जाएगा b, राइट राइट। यस सर। Yes, sir. देयरफॉर b इज इक्वल टू -1, b का वैल्यू -1 आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले ऐसे आ गया, कैसे आ गया -1 ही दिया तो देखो, f ऑफ 0 जो है वो -1 के बराबर है, तो b -1 के बराबर है, राइट। हाँ सर। दिल पे पत्थर ना रखें, है ना, दिल को हल्का रहने दें। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। उसके बाद a निकालना था, तो अब जब b मिल चुका है तो हमारा f ऑफ x क्या बन गया, f ऑफ x बन गया ax -1, देयरफॉर f ऑफ x इज ax -1। अब कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, f ऑफ 1 निकाल लीजिए चाहे तो। सो f ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 -1, दिस गिव यू a -1, बट f ऑफ 1 कितना मालूम है हमको 1, तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया 2। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1 है। वेरीफाई कर लेते हैं, अगर f ऑफ x में ax प्लस b में a का वैल्यू 2 है, मतलब कि 2x, और b का वैल्यू अगर -1 है यानी -1, ये हमारा एक्सप्रेशन है। आप चाहो तो f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 0 निकाल के देख लीजिए, आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। f ऑफ 2 निकाल के देखते हैं, f ऑफ 2 निकालोगे तो 2 × 2 4, 4 - 1 3, बिल्कुल सही बात है, आ रहा है, मैच कर जाएगा, भरोसा रखो। सॉल्व हमने यही तो किया है। ठीक है बच्चों, क्या करा मालूम पड़ा? कोई भी स्टेप में Yes, कोई sir. परेशानी? No, क्या? Alright. No doubt, sir.
ओके कुछ एलिमेंट दिए हुए थे, उनका यूज करके हमने f(1), f(2), f(0) निकाल लिया, और उसके बाद हमने एक्सप्रेशन के हेल्प से f(0), 1, 2 यूज करके a और b सॉल्व कर दिया। लिख लिया आपने इतना? चलें हम आगे। ओके चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक अब तो खत्म होने वाला है। 9th है, 10th है, 11th है, 12th, बस 3-4 क्वेश्चन ही बचे हैं। चलिए 9 देख लेते हैं। 9 पे लिखा है लेट आर बी अ रिलेशन। ये तो क्या एमसीक्यू है क्या? क्या लिखा है ये? एबीसीडी क्यों लिखा है? कौन सा स्टेटमेंट? आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये ट्रू है? तो ट्रू फॉल्स पता करना है, ठीक है। करते हैं क्या लिखा है, पढ़ते हैं आराम से। पता है क्या होता है एक्चुअली? ये मतलब जब मैं अपने स्कूल में था तो ऐसे जब आते थे ना क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, ऐसे क्वेश्चन आते थोड़ी घबराहट होती है कि यार ये सब सिंबल विम्बल क्या है। थोड़ा सा घबराहट होती है क्योंकि मैथ्स नहीं है, इक्वेशन नहीं दिख रहा, और 11th में एकदम से नई नई चीज आना शुरू होती है, थोड़ी घबराहट होती है चीज़ों को देख के। अब थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराहट होती है कुछ लोगों को, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर होती हो तो नॉर्मल है ना, बिकॉज नई चीज़ें हैं, सिम्बॉल्स के फॉर्म में लिखा होता है, एंड टू एंड डिफाइन, ऐसा क्वेश्चन को पढ़ के अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसके बाद क्वेश्चन क्रैक करना पड़ता है। तो इसको लेके टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का, और काम एंड कंपोज होकर क्वेश्चन को रीड करके ट्राई करने का कि बोल क्या रहा है। तो पहले समझते हैं, उसके बाद हम रफ में बात करेंगे, और फिर जब बात होगी, अच्छा ये तो लिखना भी नहीं है, हमको तो ट्रू और फॉल्स बताना है, तो जस्टिफाई भी देना है, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे। देखते हैं क्या लिखा है। लेट आर बी अ रिलेशन, ठीक है। रिलेशन को पता है क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं a, b फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। डिफाइंड बाय r एज a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर। जब आपको सेट पढ़ाया था तो सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको समझ में आया था तो देखो वहां से चीजें शुरू होती हैं और कैसे कनेक्ट हो जाती हैं। क्या पढ़ने का तरीका होता है? r इज अ कलेक्शन ऑफ a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये वो एलिमेंट का कनेक्शन है जो जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे वाले का स्क्वायर है। पहला एलिमेंट a b का स्क्वायर है, ठीक है, a b का स्क्वायर है। अच्छी बात है। क्या बोलता है? आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट जो लिखे हुए ट्रू है? क्या लिखा है? 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 1 बिलोंग्स टू आर होगा हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए जो n में आती है। अच्छा कहां से होगा? ध्यान से देखिए, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट अगर ए फॉर्मेट का है, ए फॉर्मेट मतलब 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 एंड सो ऑन, क्या ये सारे एलिमेंट इस आर के रोस्टर फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? नहीं होंगे। नहीं होंगे सर, फॉल्स है। नहीं होंगे ना, ना नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या लिखा है? पहला एलिमेंट दूसरे वाले का स्क्वायर होना चाहिए। दूसरे का स्क्वायर है लिखा Yes, है। sir. मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर है, अरे पर भैया ये 2 थोड़ी 2 का स्क्वायर है, टू का हाँ स्क्वायर 3, 3 का तो आंसर इज फॉल्स। खत्म कहानी। तुम क्या लिखेंगे? मैंने क्या बोला था? गलत प्रूव करना बहुत आसान है, ठीक है, तो बहुत आसान से कर देंगे। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, जस्टिफिकेशन अगर लिखना पड़ गया तो हाउ डू यू राइट? गलत प्रूव करना बहुत आसान होता है, उंगली उठाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्या लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू n, क्या 2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? yes or no? yes sir. Yes. यस, but 2 is not equal to 2 square, 2 के स्क्वायर के बिलोंग नहीं करता है। Yes. therefore 2, 2 does not belongs to r, does not belongs to r, therefore a comma a belongs to r for all a belongs to n is false। समझ में आ रहा है बच्चा आपको? इतना 1 के लिए तो 2 था, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट 2 है, क्या 2 का स्क्वायर 2 होता है? नहीं होता यार, कहां से होता है? हमने बोला एक भी एलिमेंट अगर आपने गलत प्रूव कर दिया तो कहानी खत्म। वहां बोल सकते हो कि नहीं फॉलो कर रहा है, वही तो लिखा ना आपने, तो नहीं फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes sir. अच्छा, कोई परेशानी अभी तक? कोई दिक्कत अभी तक? No, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir.
कुछ शर्मीले बच्चे बैठे होते हैं जो बोलते नहीं है, जब उनके पेरेंट्स से बात होती है तो मालूम पड़ता है तो बहुत शर्मीले हैं, बात ही नहीं करते हैं किसी से। कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो? ओके बेटा, ये जो लिखा है ना मैंने फॉर ऑल, इसके एक सिंबल भी यूज होता है मैथ्स में, ऐसा कुछ कहीं भी ऐसा कुछ देखो तो घबराने का नहीं कि ये क्या आ गया सर, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल, फॉर ऑल होता है इसका मतलब, फॉर ऑल। तो अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिख दूं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, तो ये भी करेक्ट है, याद रखिएगा। फॉर ऑल ये सिंबल यूज होता है। समझ पाए बेटा इस चीज को कि एक रिलेशन था a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, पहला एलिमेंट दूसरे वाले का स्क्वायर है, उनका कलेक्शन है, उनका कलेक्शन है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इसको बिलोंग नहीं करेंगे हर वैल्यू के लिए। एक आध आ जाएगा, a आ गया 1 1 के लिए आ गया, लेकिन बाकी नहीं आ पाएगा, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चलिए आगे, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये रब कर दूं, इरेज कर दूं सारा कुछ? Yes, sir. ओके चलो पहले पढ़ लेते, देखते हैं, बाद में करेंगे रिवाइज। अगले पेज पर लिख देंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b r में हुआ तो इसका मतलब ये कि b कॉमा a भी r में होगा। क्या बोलता है कि अगर a कॉमा b r में होगा, अगर a कॉमा b r में हुआ, इम्प्लाइज इसका मतलब ये है कि भैया फिर b कॉमा a भी होगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? नहीं होगा सर। नहीं नहीं होगा। होगा अगर सर, ये और 2 होगा। है, अगर ये 2 है और ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये बिलोंग्स टू r। यस, क्योंकि आपने बोला हुआ है पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए। Yes, sir. but 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब है 2 कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये भी क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। ये भी False. गलत है, ये भी गलत है। कहां से हो गया? नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये? Yes, sir. ओके, तो पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला भी फॉल्स। तीसरे वाले के बारे में क्या ख्याल है? सोचिए जरा एक बार, आपको बताइए। थर्ड वाले के बारे में क्या ख्याल है? a कॉमा b r में है, b कॉमा c भी r में है, ये हमको दिया हुआ है। उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि a कॉमा c भी r में होगा। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं सर, कहाँ नहीं से? ये भी होगा, false है। नहीं होगा मतलब ये तो सर। लॉजिकल ये तो हाँ सर, एक ही दो वैल्यूज हो जाएगी फिर, मतलब इमेजेस। ना, एक ही दो वैल्यू में सोचो। हाँ, हमें तो रिलेशन वैसा भी की, हो सकता है हमें ना। तो r चेक करना है बेटा, हमें फंक्शन चेक नहीं करना। हमें क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो, लेट्स से 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 2, क्या 2 का स्क्वायर 4 है? क्या 2 का स्क्वायर 4 है? है ना? तो ये ऐसे कोई दो एलिमेंट लिखकर आना है अपने को जो इसके अंदर बिलोंग करते हो। तो फिलहाल के एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से देखिए। जैसे दो नंबर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। देखो 9 का स्क्वायर 81 है, हाँ, तो वो आर में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, कि पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए। क्या 3 का स्क्वायर 9 है? हाँ, तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा। हाँ सर, और 81 और 39 इस साइड। हाँ, तो a कॉमा बी है, हाँ, और ये b कॉमा सी है, कॉमा हाँ। सी। तो क्या 81 कॉमा 3? अरे भैया क्या नहीं, 81 का नहीं, स्क्वायर नहीं, नहीं होगा नहीं ना? होगा। तो बस हम यही लिख कर आएंगे कि भैया तीनों ही पार्ट गलत है, तीनों ही गलत है। जस्टिफाई क्या करना है? तीनों गलत है तो एक एक एलिमेंट लेके दिखा दीजिए कि फॉल्स हो रहा है। समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को? समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को? पहला तो लिख लिया, दूसरा कैसे लिखेंगे? सेम कि भैया 2 कॉमा 3 बिलोंग, 2 कॉमा 4 बिलोंग करेगा, तो 4 कॉमा 2 बिलोंग क्यों नहीं करेगा? तो पहला तो लिख लिया था हमने, सेकंड वाले में लिख के दिखा देता हूँ। सोल्यूशन की बात करते हैं। तो 2 कॉमा 4 क्या वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं? क्योंकि नेचुरल से नेचुरल होना चाहिए, तो पहले लिखा नेचुरल को बिलोंग करते हैं, यस, बिलोंग्स टू दिस। एंड 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, therefore 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R। अच्छी बात है, 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R। उसके बाद अगर हम बात करें, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, 2 4 स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस A कॉमा B बिलोंग्स टू R। अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, implies B कॉमा A बिलोंग्स टू R है, is false। From above example, ऐसा बोल सकते हैं, from above example, we can say
A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R is false. ये स्टेटमेंट false है, गलत है. जस्टिफिकेशन दे रहा था, एग्जांपल एक ले लो, क्योंकि एक एग्जांपल भी गलत प्रूव कर दिया फिर तो सारी वैल्यू के लिए प्रूव नहीं होगा. हमें तो बोला सारी वैल्यू के लिए होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ वैल्यू के लिए हो सकता होगा, 1 के लिए हो सकता है. 1 में है तो 1 में है, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो बाकी में पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक बच्चा, समझ में आया? थर्ड वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा, है ना. 81 9 ले लीजिएगा या कुछ और ले लीजिएगा. 16 4 और 4,2 बिलोंग करते हैं आर को. लिखूं क्या थर्ड वाला भी, या लिख लोगे? हेलो, लिख लेंगे. लिख लोगे ना. चलिए आगे चलते हैं. 10th पे आते हैं. क्या लिखा है ये भी ऐसे कुछ कहानी लिखता है कि एक सेट है 1 2 3 4, बी एक सेट है 1 5 9 11 15 16 एंड एफ है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11. ठीक है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन दी हुई है. फिर बोलता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जस्टिफाई योर आंसर. फंक्शन की बातें कर रहा है. एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. क्या एफ रिलेशन है? एफ फंक्शन है. देख लेते हैं. एक काम करते हैं, इसको करने का एक अलग अप्रोच निकालते हैं. इस बार हम ऐसा कुछ बना लेते हैं. इस बार हम मैपिंग लिख देते हैं कि मैपिंग के हिसाब से ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं. इस बार हम स्टेटमेंट कम लिख कर आते हैं. 11 15 16. अब हमें बोला हुआ है कि एफ जो है, एफ डिफाइन करा तो हमने लिख दिया एफ, ऐसा लिख दिया. एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी लिख दिया. अच्छे से मेंशन हो गया, पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर है. मैथमेटिकल 1 के लिए 5 है तो 1 के लिए 5 लगा दिया. मैपिंग कर लेते हैं. 2 के लिए 9 है, 9 लगा दिया. 3 के लिए 1 है, 3 के लिए 1 ऊपर लगा दिया. 4 के लिए 5 है, 4 के लिए 5 कहाँ गया 5, ये रहा 5. ठीक है. और 2 के लिए कौन है? 11 है. कहानी यहीं पे खत्म हो गई. अब तो बताइए बेटा, कहानी यहीं खत्म हो गई. आप खुद ही बता सकते हो. एफ रिलेशन है क्या ए से बी में? नो. अरे रिलेशन 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 रिलेशन. हाँ सर है. यस सर. सर फंक्शन नहीं है. हाँ, फंक्शन नहीं है. फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है ना, कि नहीं है? है सर. करेक्ट. तो रिलेशन क्या होता है? इट्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो कुछ भी हो सकता है. तो 1 5, उसके बाद 2 9 2 11 3 1 4 5. यस, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, फ्रॉम ए टू बी. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? एंड फंक्शन, sir. यस सर. फंक्शन नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक नंबर की डबल इमेजेस है. बिकॉज 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस. एलिमेंट 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस 9 एंड 11. इट्स नॉट अ फंक्शन. फंक्शन नहीं है. समझ में आया बच्चों? मतलब इसमें और कुछ जरूरत नहीं लिखने की. तो इस ऐसा लिख कर आओगे और लिख दोगे कि आगे क्या, कि एफ क्या है. एफ जो आपको दिया हुआ था 1,5 है, 2,9 है, 3,1 है, 4,5 है, 2,11 है. तो लिखेंगे एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. कोई भी एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 और 2 ए में से आ रहे हैं. हाँ, कुछ नया तो नहीं आ गया? तो नया नहीं आया. फिर 5 जो है वो बी में से आ रहा है ना, आ रहा है. 9 जो है वो बी में से आ रहा है. यस. 1 जो है वो ए बी में से आ रहा है. यस. 5 जो है वो भी है ना बी में. यस. और 11 भी है ना बी में. यस. मतलब एक क्रॉस बी का सबसेट है. देयरफॉर एफ इज अ रिलेशन. रिलेशन तो पक्का है. रिलेशन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. एफ इज रिलेशन तो हो गया. और फंक्शन की बात करोगे, एफ इज नॉट अ फंक्शन. एफ इज नॉट अ Not a फंक्शन function. एज एलिमेंट 2, सॉरी 2 लिखने का मतलब है एलिमेंट 2. एलिमेंट 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस. 2 डिफरेंट इमेजेस कहाँ पे? इन सेट बी. बस खत्म कहानी. ये हो गया क्वेश्चन. चले आगे, चले आगे बच्चों. हाँ, लिख लीजिए. सर एक मिनट. लिख लीजिए, कोई बात नहीं.
Third done. Okay. Everyone done? Everyone done with this? Yes. Yes, sir. आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है. क्या लिखा है? एफ बी दी सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड. एफ जेड क्रॉस जेड का सबसेट है. व्हाट इज जेड? व्हाट इज जेड? इंटीजर. इंटीजर. जेड क्रॉस जेड मतलब Integers. क्या? हाँ बेटा, इंटीजर हो गया जेड. तो इंटीजर्स का जो जेड क्रॉस जेड निकाला आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन. दुनिया भर के सारे कॉम्बिनेशन आ गए. डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी. ए बी मल्टीप्लीकेशन कॉमा ए प्लस बी, a comma b belongs to z. Is f a function from z to z? Justify your answer. तो एक काम कीजिए, just give a thought, सोच के बताइए क्या ये फंक्शन होगा. मेरा पहला बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, फंक्शन का क्वालिफिकेशन कब होता है? बताइए, फंक्शन क्वालिफाई कब करता है? जब एक की इमेज होती है, डबल नहीं होती है ना, Yes, sir. और सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल हो. कहने का मतलब यही है, राइट? आपने तो डिफाइन ही करा हुआ है कि आपने f वो कॉम्बिनेशन उठाया है जिसमें ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और ये दोनों का समीशन है. ये दोनों का समीशन. तो क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? पहले आप थोड़ा सा सोचिए, हाँ या ना बताइए. नहीं होगा. नहीं होगा. अच्छा, बाकी लोग सोचिए आराम से. सब लोग सोच लीजिए आराम से, फिर हम रीजनिंग की बात करें. सब लोग. Yes, sir. नहीं होगा. फंक्शन नहीं होगा. ओके. जिन लोगों को समझ में आते आ रहा है कि हाँ भाई सर मुझे मालूम पड़ गया है, हाँ या ना जो भी, वो रेज हैंड करें. हैंड रेज करें ताकि मालूम पड़े कितने लोगों को कुछ थॉट मिल रहा है. और जो बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं वो अपना हैंड रेज ना कीजिए. मालूम पड़ेगा कितने लोग बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं. जिनको समझ में आ रहा है हाँ मैं कुछ सोच पा रहा हूँ और मुझे लगता है या मुझे लगता है नहीं है, जो भी लगता है, आप सही जवाब की बात ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ हैंड रेज कीजिए. फंक्शन होगा क्या? एक नंबर की डिफरेंट इमेजेस. ओके, 22-21 लोग हैं जो लोग कुछ सोच पा रहे हैं. 22 ऐसे कैसे? एक हैंडल्स करता किलो कर लेता. 20 कैसे हो जाए? फिर बढ़ जाए 22. ओके, तो 22 लोग सोच पा रहे हैं कि फंक्शन है या नहीं है. बाकी लोग नहीं सोच पा रहे हैं. कोई परेशानी नहीं है, आप ध्यान से देखिए. 22 के अलावा 54 मुझे हटा दिया जाए तो 22 के अलावा जो बच्चे हैं 32. भैया ये 32 लोगों को जो पहले पढ़ा है वो समझ में आया ना कि नहीं आया? जो लोग ने अभी हैंड रेज नहीं किया, जितना पढ़ा है उतना तो समझ में आ गया बेटा, पीछे वाला कि नहीं? Yes, sir. एक बच्चा बोलता है यस सर, बाकी चुप रहते हैं. योग, ब्रज, स्पंदन, सृष्टि, रुद्रा, एवरीवन, प्रिया, प्रथम, समझ में आ रहा है बेटा? निराली, नंदीश, वहां तो समझ पाए हो कि नहीं? कितना करवाया वहां तक? अरे इतने लोगों को नाम लिया, क्या हो गया? Yes, sir. यस सर. चलिए, ये बोला है कि फंक्शन है या नहीं है ये बताना है. तो आपको ये मालूम है कि इधर जो है वो दो नंबर का प्रोडक्ट है और यहाँ पे दो नंबर का सम है. एक काम करो, कोई भी सम मुझे बताओ. एक नंबर बताइए, कोई सम बताइए. छोटा मोटा बताना, बहुत बड़ा मत बोल देना. लेट्स से पकड़ लेते हैं समीशन 15. अगर सम 15 होता तो प्रोडक्ट क्या होता? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है. समीशन 15 कैसे बन सकता है? 1 + 14 यानी 14 आ सकता है प्रोडक्ट. 2 और 13 तो 26 भी आ सकता है. 3 और 12 तो 36 भी आ सकता है. कहानी खत्म.
कि अगर 14,15 भी बिलोंग करेगा इसको, 26,15 भी बिलोंग करेगा, 36,15, मतलब ये अलग अलग जा रहे हैं, मतलब एक वैल्यू पे अलग अलग वैल्यूज आपको मिल रही है। यानी यहाँ पे तो कहानी खत्म हो गई कि ये तो हो रहा है कि सम अगर एक है तो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट अगर एक नंबर फिक्स किया जाए, लेट्स से मैंने प्रोडक्ट दिया 10, तो 10 के लिए सम क्या आ सकता है? बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। कैसे? पॉसिबिलिटी ये है कि अगर प्रोडक्ट अगर 10 है तो सम तो 1 into 10 किया तो भी 10 आता है, तो 11 हो सकता है। 2 into 5 किया तो भी 10 आता है, तो समीशन 7 भी हो सकता है। मतलब एक वैल्यू के लिए दो इमेज मिल गई, तो ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। बस क्वेश्चन खत्म। हाउ विल बी राइट? मैंने फिर बोला था पहले आप खुद समझो इस चीज को कि है या नहीं, उसके बाद तुम लिख पाएंगे। और अगर नहीं है तो एक ही एलिमेंट को गलत प्रूव कर देना काफी होता है। तो अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, उसके डिफरेंस हम बता दीजिए। सोल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं कि f आपने डिफाइन करा है z क्रॉस z से, ठीक है। f इज सबसेट ऑफ z क्रॉस z, तो f जो है वो z क्रॉस z को बिलोंग करता है। और यहाँ आपने यहीं से रिलेशन बनाया हुआ है, और रिलेशन ये बनाया हुआ है कि f जो है वो ab कॉमा a प्लस b वाले ऑर्डर्ड पेयर है, और a कॉमा b इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है, इंटीजर को बिलोंग करते हैं। तो हम कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, लेट्स से a बिलोंग्स टू, या a और b को लेते हैं। चलो बच्चों अपनी मर्जी से कोई दो नंबर बताइए, कोई भी दो नंबर अपनी पसंद के बताइए। एक 4 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, चलेगा? 4,5 बिलोंग्स टू z, yes or no? Yes sir. Yes, sir. So a is 4, b is 5, ab is 20, a plus b could be what? 20 कैसा आ सकता है? 1 into 20 21, 2 into 20 करेंगे, सॉरी 2 into 10 करेंगे तो भी 20 आता है, यानी कि 12 भी हो सकता है। 4 into 5 करेंगे तो भी 20 आता है, 9 भी हो सकता है। Therefore f contain एलिमेंट लिख देते हैं, f is equal to रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं कि 20, 21, 20, 12, 20, 9 एंड सो ऑन। डॉट लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो लिख दिया as 20 has different images, therefore f is not a function। ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा लिख दीजिए, as first element of more than one ordered pair are same, therefore not a function। समझ में आई? ये भी बताया था मैंने आपको, पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए किसी भी दो का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 20, 21 है, 20, 12 है, 29 है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मोर देन वन ऑर्डर पेयर आर सेम, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, इसलिए फंक्शन नहीं हो पाएगा। हो गया जस्टिफिकेशन। ऑल बट बच्चा आपको ये खत्म चैप्टर यहाँ पे, ऑल अबाउट फॉर जस्टिफिकेशन। अच्छा एक और बात की है, सॉरी, ये इतना क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है? ये लिखा है कि लेट ए जो है वो 9, 10, 11, 12, 13 है। एफ जो है वो ए से एन डिफाइन है। अच्छा ए क्या है भैया? ए तो आपका सेट है, ठीक है, और एन नेचुरल नंबर है, बहुत बड़ा सेट है। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन। क्या डिफाइन है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर एन का। फाइंड द रेंज ऑफ एन। ये तो बहुत मजाक हो गया, रेंज निकालनी है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो आपने ये डिफाइन करा है एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अच्छी बात है। यानी कि अगर हम बात करें एफ ऑफ 9, तो 9 के फैक्टर्स कौन है? 3 इज इक्वल टू 9 के फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, 9 के फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, तो हम लिख सकते हैं
फैक्टर्स ऑफ 9 कौन है? 1 है और 3 है ना? और प्राइम की बात की थी तो प्राइम में तो 1 होता नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं स्ट्रेट अवे 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। एफ ऑफ 10 निकालते हैं, वो आ जाएगा 5, हाईएस्ट प्राइम, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 into 5, प्राइम फैक्टरेशन लिख रहे हैं। एफ ऑफ 11 खुद प्राइम नंबर है, तो 11 ही आ जाएगा। खुद 11 करेक्ट, बिकॉज़ 11 इज नथिंग बट 11 टू द पावर 1, प्राइम फैक्टरेशन होता ही नहीं उसका। एफ ऑफ 12 की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 3 आ जाएगा, बिकॉज 12 का मतलब होता है 2 स्क्वायर into 3। और बेटा बेटा Yes. क्या बच गया? 13 बच गया। एफ ऑफ 13, और 13 एफ ऑफ 13 13 हम लिख देंगे कि एफ जो है वो कलेक्शन बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर का, लिख देते हैं। 9 के लिए 3 आया, 10 के लिए 5 आया, 11 के लिए 11 आया, 12 के लिए 3 आया और 13 के लिए 13 आया। तो अगर रेंज की बात करेंगे, रेंज निकालने का तरीका होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट। कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट, तो 3 है 5 है 11 11 और है 13 फिर 3 है, 13 वापस लिखेंगे नहीं, और 13 है। ये आपका आंसर, ये इसका रेंज बन गया। राइट बच्चों, यस तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे खत्म हो गया। एनसीईआरटी तो इतना इशू नहीं है, इतना चैलेंजिंग नहीं है, ये तो फाउंडेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन हो सकते थे ना, आपके स्कूल के टेस्ट के हिसाब से, वो अपन सारे कवर कर लिए। थोड़ा बहुत स्कूल वाले ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट अगर आपके आते हैं। मैं एक और चीज बोलूंगा, 11th-12th में इसमें इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने बुक के क्या क्वेश्चन किया, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो वर्क ऑन कॉन्सेप्ट रादर देन क्वेश्चन। क्वेश्चंस पे काम नहीं करना है कि क्वेश्चन हमें ऐसा आता है कि नहीं आता, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, चीजें करी कैसे जाती है। तो एक बार वो आपका फ्लो बन जाएगा ना, कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको कनेक्ट हो रहा है चीजें कि हाँ ये क्या करना है, रिलेशन चेक करना है, किसी रिलेशन का फंक्शन प्रूव करना है, तो हाउ विल वी गो, तो वो आपको थोड़ा सा अप्रोच मिल जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो हम ये वैसे बोला जाता है कि अगर हम बात करें बुक्स के हिसाब से, थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि अगर आपको एनसीईआरटी की बात करते हैं, अगर एनसीईआरटी और स्कूल के हिसाब से अगर आपको कमांड करना है, अगर आपको एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चंस और स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना है स्कूल के हिसाब से, तो बेस्ट ये होता है कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ में आप कौन सी बुक सॉल्व करो? आरडी शर्मा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, आर शर्मा तो आगे निकल गया। आरएस अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कीजिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल के हिसाब से सोचना है और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से सोचना है। आर.एस. अग्रवाल क्यों बेटा? क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में एनसीईआरटी टाइप के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइप के एक ही वैरायटी के बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे सेम वैरायटी के, तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी उन सेम क्वेश्चन की, तो आपको एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से काम आएगा। लेकिन थोड़ा सा आगे सोचते हो कि भैया मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो थोड़ा मेन वगैरह की तैयारी करनी है, तो जेई वगैरह देना है, उसके हिसाब से फिर अगर आप करेंगे तो आरडी शर्मा डेफिनेटली। और ये आपके मॉड्यूल में तो कर ही रहे हैं, मॉड्यूल तो कवर हो ही रहा है आपका, तो आरडी शर्मा सॉल्व कर लिया मतलब आपका काफ़ी पार्ट जो है वो जेई का कवर हो जाता है। ठीक है, और अगर आर.एस. अग्रवाल वगैरह नहीं करनी है, ऐसा कि भाई नहीं सर क्वेश्चन तो बहुत नहीं करने, लेकिन अच्छी ठीक ठाक वैरायटी जो है वो करनी है, ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है वो कर रहे हैं, हम पूरा मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ में आप एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पलर के अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना कभी एग्जाम में आए हैं ना कभी आएंगे। आरडी शर्मा के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, तो आई थिंक आपके बोला ही होगा जेई वगैरह के हिसाब से भी कि आरडी शर्मा ले लीजिए। अदरवाइज आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर आरडी के क्वेश्चन काफी कवर होते हैं, सब कुछ कवर हो ही जाता है, बट ये आपकी स्पेसिफिक बुक के हिसाब से बात होगी। तो अगर आपको सिर्फ अपने स्कूल के हिसाब से काम करना है तो एनसीईआरटी कर लीजिए अच्छे से। स्कूल में इन्हीं क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, और पूरा पेपर जो बनेगा यहीं से